डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा, इस समय हम लोग 2019 बोर्ड परीक्षा भौतिक विज्ञान के सवालों को हल कर रहे हैं, जो कि 2019 बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। इस समय आपका 2019 बोर्ड परीक्षा का सेट नंबर 1 चल रहा है, जिसमें कल हम लोगों ने 5 सवालों को सॉल्व किया था। आज हम पुनः उसमें कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे और कुछ आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ये सवाल कल मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था और आज मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल क्या दिख रहा है। क्या कहेंगे आप इस सवाल के बारे में, क्या आप बता सकते हैं? अगर आपने घर से मेहनत की होगी तो ज़रूर आपने इसको कर लिया होगा। तो आइए देखिए, पहला सवाल आपका लिखा है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो पहली बात तो यही निकल के आती है कि जो स्वच्छ आकाश का रंग नीला है वो किस कारण से है। तो ये है प्रकीर्णन के कारण से। किसके कारण से है? प्रकीर्णन। तो अब देखिए, अब यहाँ से आपको प्रकीर्णन जान लेना चाहिए कि प्रकीर्णन क्या है। प्रकीर्णन क्या है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी आदि के कणों के द्वारा, वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी आदि के कणों के द्वारा प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके, प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके पुनः सभी दिशाओं में उत्सर्जित करना, पुनः सभी दिशाओं में उत्सर्जित करना प्रकीर्णन कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक डस्ट पार्टिकल है, धूल का कण है ये, उसके बाद यहाँ से एक प्रकाश की किरण आ रही है, देखिए ये, अगर ये बहुत तेज़ जाएगी तब तो बिना प्रकीर्णित हुए सीधे आगे निकल जाएगी, याद रखिएगा। लेकिन अगर वो धीरे 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 आ रही है तो जैसे इसमें प्रवेश करेगी, ये प्रकाश का जो कण होगा इसको सभी दिशाओं में निकालेगा। अब इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। ध्यान दीजिएगा। तो आपने सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों को पढ़ा होगा, जिसे आप लोग विबग्योर भी बोलते हैं, विबग्योर, या हिंदी में बोलते हैं आप लोग उसे बैजनीय पिनाला, बैजनीय पिनाला, ठीक है। तो देखिए, कुछ लोग यहाँ पे ज की जगह आ भी लिखते हैं, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, इशू नहीं है कुछ। वैसे ज होता है, आई से इंडिगो होता है, इंडिगो माने जामुनी होता है, आसमानी भी बोलते हैं उसको, ठीक। चलिए, तो बयानी पिनाला या बैजनी पिनाला। अब जैसे जैसे इसमें आप आगे बढ़ते जाते हैं, देखिए आगे बढ़ने पर इसका वेग अधिक हो जाता है, इसका जो वेग होता है वो हो जाता है अधिक, ध्यान दीजिएगा। और जबकि जो प्रारंभ वाले हैं इनका वेग कम होता है, इनका वेग कम होता है। तो मैंने यहाँ से कहा कि देखिए, जो धीरे आ रहा था, धीरे, वही तो जाकर चारों दिशाओं में निकला। जो तेज़ आ रहा था वो तो गया सीधे निकल गया तेज़ी से। जैसे लाइक दैट आप एक गोली ले लीजिए और एक पत्थर ले लीजिए। जब आप गोली कांच पे मारते हैं वो छेद कर तुरंत पार निकल जाती है, लेकिन जब आप पत्थर कांच पर मारते हैं तो कांच पर टकराने के बाद कांच को चारों ओर से ऐसे चिटका देता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को। तो क्या हुआ, ये उसी की तरह हो सकता है। ये जो पत्थर है वो कांच को देखिए ऐसे चिटका देता है, इधर से इधर, इधर इधर, ठीक है। तो वही कहानी है इसमें, ठीक। तो देखिए, आपने देखा कि लाल रंग का वेग सबसे अधिक है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। और जबकि बैगनी रंग का जो वेग है सबसे कम है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। तो आप बताइए कि सूर्य के प्रकाश के जो 7 रंग आते हैं, ये सूर्य का ही प्रकाश तो था, तो सूर्य के प्रकाश के जो 7 रंग आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होगा? किसका होगा जी? नीले रंग का होगा, अर्थात बैगनी का, सॉरी नीला बोल रहा हूँ, बैगनी, बैगनी होगा, वायलेट। तो बैगनी का सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए बैगनी, जामुनी और नीला ये तीनों लोग का कम है। ध्यान दीजिएगा, तीनों लोग का कम है, इसीलिए इन तीनों लोग का प्रकीर्णन संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा होता है, और तीनों का संयुक्त रंग के कारण आकाश हमको नीला दिखाई देता है। तो ये हो गया आपका प्रकीर्णन के कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। परंतु दो लाइन में लिखना है, 2 नंबर में लिखना है आपको। तो कैसे लिखेंगे आप इसको, बोलिए। आप तो एक लाइन में अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं, सीधा सीधा प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। और अगर आप इसको विस्तार पूर्वक लिखना चाहें तो चलिए अब हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं। लिखेंगे आप लोग, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो 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 वायुमंडल में उपस्थित धूल के, वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कण तथा गैसों के अणु
इसको भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। धूल मिट्टी के कण तथा गैसों के अणु हो गया प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, जिसमें बैगनी, जामुनी और नीला अर्थात विव, बैगनी, जामुनी और नीला रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। इसका मतलब ये जो नीला दिखता है ना, इसी वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कणों के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। अगर वायुमंडल ही नहीं होता तो क्या प्रकीर्णन होता? नहीं होता। क्या आकाश नीला दिखता? नहीं दिखता। कैसा दिखता आपको? काला दिखता। याद कर लीजिए, जहाँ पर वायु नहीं है अर्थात वायुमंडल नहीं है, वहाँ पर आसमान काला दिखता है। अंतरिक्ष से आसमान काला दिखाई देता है, ऐसा आपने सवाल सुना होगा, तो वही कहानी है। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा से आप आकाश को देखेंगे काला दिखाई देगा, नीला नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। चलिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर पहुँचने पर आकाश काला ही दिखाई देता है। तो यही कहानियाँ हैं इन सबकी। इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो वही है प्रकीर्णन के कारण। तो क्या बताएंगे हम लोग इसमें कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे बहुत दूर होता है। ध्यान दीजिएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे बहुत दूर होता है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, तो आप एक आदमी हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप एक आदमी हैं, यहाँ पे सूर्य निकल रहा है। अब ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है आपके पास, तो जैसे ही आपके वायुमंडल में पहुँचेगा उसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, और जिनका वेग कम होता है वो लोग यहीं प्रकीर्णित होकर फैल जाते हैं। अब क्योंकि मैंने अभी पीछे देखा है आपको कि लाल रंग का वेग सबसे ज़्यादा होता है। किसका वेग सबसे ज़्यादा होता है जी? लाल रंग का वेग सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए जो लाल रंग है, कौन सा रंग है जी? जो लाल रंग है ना, ये सबसे तेज़ी से चलते हुए आपकी आँख तक पहुँच जाता है। कौन कौन सा? नारंगी, लाल, पीला, ये लोग आपकी आँख तक पहुँच जाएंगे। इसीलिए सूर्य के प्रकाश के, ये क्या बोलते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हल्का लाल दिखाई देता है। तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे कि जब सूर्योदय या सूर्यास्त होता है तो सूर्य हमसे बहुत दूर होता है, सूर्य हमसे बहुत दूर होता है, और उसे हमारी आँख तक पहुँचने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। हमारी आँख तक पहुँचने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। हो गया। तथा इन किरणों का वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कणों के द्वारा प्रकीर्णन भी हो जाता है। वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कणों का प्रकीर्णन भी हो जाता है, जिसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। किसका? लाल रंग का। अभी मैंने आपको बताया ना, लाल का वेग सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसमें लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे क्या होता है? कम होता है। इसलिए केवल लाल रंग ही हमारी आँखों तक पहुँच पाता है। इसलिए केवल लाल, अब लाल ही नहीं कर सकते आप, लाल, नारंगी, पीला, तीनों याद रखिए। इसीलिए हल्का लाल दिखाई देता है, एकदम लाल थोड़ी दिखाई देता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है, जबकि दोपहर के समय क्या होता है? पास होता है, जिससे सभी किरणें हमारे पास पहुंच जाती हैं और सूर्य लगभग कैसा दिखाई देता है? सफ़ेद और एकदम चमकदार दिखाई देता है। तो ये आपका कारण हो गया। ठीक, चलिए हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल आपका यहाँ पे दिख रहा है, 1.5 वोल्ट का एक आंतरिक प्रतिरोध, मतलब 1.5 वोल्ट का एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। कितना है जी? 0.5 ओम है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो क्या हुआ यहाँ पे, 1.5 वोल्ट का सेल है, मतलब सेल का विभव कितना दिया है? 1.5 वोल्ट। किससे प्रदर्शित करते हैं सेल के विभव को? ध्यान दीजिएगा, सेल का विभवांतर तो वैसे भी से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वो जो देता है जब प्रयोग में आ जाता है तब उसको भी से प्रदर्शित करते हैं। जब उसका प्रयोग नहीं किया जाता, अधिकतम होता है, तो उसको हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल, EMF, अर्थात उसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ई से। तो सेल का जो EMF है, EMF ई बराबर कितना दे दिया है आपको बताइए तो? 1.5 वोल्ट। ये लाइक दैट आपकी V हो सकता है, V याद रखिएगा।
उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध R बराबर, आंतरिक प्रतिरोध R बराबर कितना ओम, 0.5 ओम। देखिए आपको विभव पता चल गया है और R पता चल गया है। क्या निकालना है आपसे, I निकालना है, और वो भी I मैक्स पूछ रहा है, I मैक्स, ध्यान दीजिएगा, I मैक्स आपसे पूछ रहा है, मतलब मैक्सिमम I आपसे पूछ रहा है। तो आप जरा ओम का नियम याद करिए, आपने देखा था V बराबर I इंटू आर, जब V बराबर I इंटू आर देखा तो I बराबर आपने देखा V बट्टे R। तो चूंकि जो I बराबर V बट्टे R है तो आपको कुछ परिवर्तन करना है, इसी फॉर्मूले से लगाना है आपको। V की जगह उसका पूरा विद्युत वाहक बल रख देना है, मतलब E रख देना है, और R की जगह उसका आंतरिक प्रतिरोध R रख देना है, और I की जगह आपको I मैक्स रख देना है, जो आपको अधिकतम धारा प्राप्त करनी है। तो I मैक्स बराबर हो गया E बट्टे R। तो विभव आपका कितना था, 1.5 वोल्ट का था। 1.5 वोल्ट का विभव जानते हैं किस सेल का होता है, जो आप लोग शुष्क सेल प्रयोग करते हैं ना घड़ियों में, घड़ी में, रिमोट में, उसका विभव 1.5 वोल्ट होता है, याद रखिएगा। और बट्टे R, इसको 0.5 कर देना है, तो आपको 0.11 अंक दिख रहा है, तो 10 का आप क्या कर देंगे, इसमें गुणा करा देंगे, तो यहाँ पे आपका बचेगा 15/5 बराबर कितना बच जाएगा जी, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर की जो धारा है इससे प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा सेल है वो अधिकतम हमको 3 एम्पियर की धारा दे पाएगा। सेल जो है अधिकतम कितने एम्पियर की धारा दे पाएगा, 3 एम्पियर की धारा दे पाएगा। ये आपका 2 नंबर का सवाल आपका हो गया, ठीक। उसके बाद मैं आपको एक सवाल और बता देता हूँ यहीं पे, जो कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, कल की क्लास में आप लोग देखिएगा। कहा गया था कि वाहनों के शीशों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है और उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो वाहनों के दर्पण होते हैं, चूँकि आपकी गाड़ी में जो शीशा लगा होता है, देखिए ऐसे छोटू सा होता है, और वो पीछे का बहुत बड़े एरिया का प्रतिबिंब अपने अंदर समाहित करके उसी में बना देता है। क्यों ऐसा करता है वो, क्योंकि वो है एक उत्तल दर्पण है, ध्यान दीजिएगा। वो वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा करके बना देता है। कैसा करके बना देता है जी, छोटा करके बना देता है, हो जाएगा। क्योंकि एक दर्पण है, दर्पण, और उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है जी, आभासी, याद रखिएगा, कैसा बनता है, आभासी बनाता है, ठीक। चलिए, तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा, और कैसे बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। मतलब अगर पीछे बड़ी वस्तु भी है तो उसको छोटा करके आपके शीशे में दिखा देगा, याद रखिएगा। तो आप क्या कहेंगे, वाहनों और गाड़ियों के शीशे में, साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे वह अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र का, जिससे वह अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र का आभासी परंतु सीधा प्रतिबिंब, आभासी परंतु सीधा प्रतिबिंब, एक मिनट, आभासी परंतु सीधा और वस्तु से छोटा, आभासी परंतु सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना देता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना देता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो उत्तल दर्पण जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है, किसका, वस्तुओं का, ठीक है, सीधा बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है, इसलिए पीछे का बड़ा एरिया इसमें कवर हो जाता है। तो आप इसी सेंटेंस को अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अब मान लीजिए कि एक आदमी ऐसे हेलमेट लगा के आ रहा था आपकी तरफ, और पता चला आपका उसमें उल्टा प्रतिबिंब बन गया, हेलमेट उसका नीचे दिखाई देगा, पैर उसका ऊपर दिखाई देगा, आप तो डर जाएंगे, डरने के बाद कहीं आगे वाले ठोंक देंगे, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जा सकता, आप ये भी बता सकते हैं। चलिए आइए आज के अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और आज का एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ है कि 5 सेमी लंबी 10 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु 20 सेमी दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली चीज़, इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसकी स्थिति कैसी होगी, और आकार हमको पता करना है। आकार मतलब किसकी लंबाई ज्ञात करनी है जी, हमको प्रतिबिंब की लंबाई आई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, आई। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो आइए ज़रा देखते हैं हम लोग इस सवाल को कैसे लगेगा। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसको, ये चित्र को देखिए। ये चित्रों में आपके लिए क्यों लेके आया हूँ, ज़रा समझिए। यहाँ पे उसकी फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी जो है 10 सेमी है। कितने सेमी है, 10 सेमी। और वस्तु को रखा कितने पर गया है, 20 सेमी पर। एक प्रकार से 10 का 2 गुना रखा गया है। तो हम कह सकते हैं ये 2f1 पर रखा गया है। किस पर रखा गया जी, 2f1 पर रखा गया है। तो अब आप ज़रा
2F1 की स्थिति देख लीजिए ना, 2F1 की स्थिति देख लीजिए, क्या होगा 2F1 पर जब रखा जाएगा तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा 2F2 पर, प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा 2F2 पर बनेगा। ये बात को ध्यान में रख लीजिए, मतलब मैं आपको अभी एक ही बार में बता दे रहा हूँ 2F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा 2F2 पर बनेगा। तो अगर आपने इधर 20 सेमी दूरी पर रखा है तो उधर कितनी दूरी पर बनेगा 20 सेमी दूरी पर बनेगा। इसी चित्र से ही आप समझ लीजिए पूरा। उसके बाद वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गई, प्रकृति हो गई इसकी वास्तविक। कैसी हो गई वास्तविक। उसके बाद देखिए वास्तविक के साथ उल्टा बनेगा आपका। कैसा बनेगा उल्टा। तो यहाँ पे जो उसकी स्थिति है वो हो जाएगा पहले उल्टा, और कहाँ पर बनेगा 20 सेमी दूरी पर बनेगा। कहाँ पर 2F1 पर या 2F2 पर, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और इसका आकार यहाँ पे देखिए बोला गया ना वस्तु के बराबर। कैसा है वस्तु के बराबर। इसका मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो उसका आकार होगा वो वस्तु के बराबर मतलब 5 सेमी का ही होगा। तो आप इस सवाल को फटाफट ज़रा लगा दीजिए। कैसे लगेगा ये सवाल आपका। आशा करता हूँ आपको मैंने होमवर्क दिया था क्या, ये शायद अगर मैंने होमवर्क दिया था तो आपको इस सवाल को लगा लेना चाहिए था। चलिए ज़रा बात करिए कैसे इसका चित्र बनाए हम लोग। पहले इसका फिगर बनाया जाए। तो देखिए आप लोग, इसको मैं हटाता हूँ और इसका मैं फिगर बना देता हूँ। फिगर बनाने से आपको कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए ज़रा, ये आपका हो गया उत्तल लेंस, यहाँ से आपका ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र P, यहाँ पे आपका हो गया F1 और यहाँ पे आपका हो गया 2F1, और इधर आपका हो गया F2 और इधर आपका हो गया 2F2। हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा एकदम उसी तरह का फिगर बन रहा है यहाँ पे। देखिए कैसे बन रहा है यहाँ पे, दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको। चलिए तो उसके बाद देखिए आगे क्या होगा। आपने 2F1 पर एक वस्तु रखी, 2F1 पर जो कि 5 सेंटीमीटर लंबी थी। उसके बाद यहाँ से 2 किरणें निकलेंगी। एक किरण आपका सीधा यहाँ तक जाएगी, उसके बाद यहाँ से मुड़कर वो F2 से होकर जाएगी, फिर एक किरण आपका यहाँ से P से होकर जाएगी और वो सीधे ऐसे निकल जाएगी, और ये वाली जो जाएगी यहीं पर आपसे मिलेगी और आप इसको मिला देंगे यहाँ पे ऐसे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आपने इसको मिला दिया, और जब आपने इसको मिला दिया तो यही आपका बन गया प्रतिबिंब। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बना 2F2 पर बना। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो आपका V है ये आपका U है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है U। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है V है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका V, और नीचे आपका ये ऊपर जो है आपका ये ऊपर जो है ये है आपका ऑब्जेक्ट की लंबाई O, और जो आपका नीचे गया ये है प्रतिबिंब की लंबाई I। इतना आपने सवाल में देख लिया। अब सारे मानों को फटाफट रख दीजिए। देखिए जो U आपका वस्तु की दूरी है 20 सेमी दूरी पर रखी गई है, तो जो आपका U है वो 20 है। परंतु आप देखिए आप अगर एक्सिस बनाते ऐसे एक्स अक्ष वाई अक्ष, देखिएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपने ऐसे बनाया, ये आपका एक्स अक्ष होता है और ये ऊपर आपका वाई अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष के इस साइड में प्लस होता है और इस साइड में क्या होता है माइनस, और ऊपर जाके प्लस होता है नीचे जाके क्या होता है माइनस होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो अब क्या हुआ यहाँ पे हम बात करेंगे। अगर ये चीज़ दिख रहा है O, तो O आपका जो दिख रहा है ये आपको ऊपर की टाइप में दिख रहा है, ऊपर की साइड में, तो O जो होगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो है U आपको इस साइड में दिख रहा है, तो U आपका किस चिन्ह पे हो जाएगा माइनस, और बाकी इधर साइड में आपको V निकालना है, तो जो V का आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए जी पॉजिटिव। ये बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। उसके बाद जो वस्तु की लंबाई है वो नीचे है, इसलिए वो आपको उत्तर माइनस में मिल के आएगी। कौन सा उत्तर मिल के आएगी माइनस में मिलकर आएगी। तो चलिए ध्यान दीजिए। अब आपको सब कुछ मान मैंने बता दिया कैसे कैसे फिगर बना हुआ है आपका। अब आप सारे मानों को लिख लीजिए। तो जो आपका वस्तु की लंबाई है प्लस में रहेगी, तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा वस्तु की लंबाई O बराबर प्लस में करिए कितना सेमी 5 सेमी। उसके बाद आप देखिए 10 सेमी फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी आपका इधर साइड में ली गई है ना, ये साइड में ध्यान दीजिएगा। तो फोकस दूरी आपको क्या लेना है, फोकस दूरी उसका लेना है एक मिनट क्या लेंगे आप लोग। हाँ तो देखिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो किरण जा रही है ऐसे, किरण ये इस तरह से जा रही है, ये इस तरह से, वो
अपवर्तन के पश्चात यहाँ से होकर जा रही है, तो ये मुख्य फोकस का काम इधर साइड में करेगा। अभी जब अवतल लेते हैं ना तो इधर से पीछे आके मिलती है, इधर से दिखती है, तब जाके इधर उसका एफ होता है, इसलिए वो माइनस होता है। परंतु इसमें देखिए इधर साइड में जा रहा है, अर्थात इसको मुख्य फोकस लेना है, तो ये आपका देखिए इस साइड में प्लस वाले साइड में, तो इसीलिए इसको चिन्ह प्लस में लेना है। तो जो इसका फोकस है वो आप क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। तो फोकस दूरी एफ बराबर किस चिन्ह में लेंगे आप, प्लस चिन्ह में। और कितना लेंगे ज़रा देखिए पीछे, तो कितना लिखा है 10 सेमी फोकस दूरी है, 10 सेमी फोकस दूरी है, तो यहाँ पे 10 सेमी लिख दीजिए। और फिर जो वस्तु की दूरी है, वस्तु रखी गई है, वस्तु की जो दूरी रखी गई है वो कितनी दूर रखी गई है, देखिए ज़रा, u बराबर 20 रखी गई है, लेकिन आपने माइनस लेना है क्योंकि इधर साइड में ले रहे हैं। देखिए वस्तु आप इस साइड में रख रहे हैं, इसीलिए वो माइनस में रहेगी। ध्यान दीजिएगा, वस्तु आपने यहाँ पे रखा ना, ये वाला वस्तु है आपका। चित्र पहले ही आप बना लेंगे वीडियो को बैक करके, उसके बाद देखिए आप लोग क्या होगा यहाँ पे आपका। आपने इसको भी लिख दिया। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, मतलब v पूछ रहा है। उसके बाद प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात I पूछ रहा है, दोनों बातें पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, लेंस सूत्र लगा दीजिए तुरंत। लेंस सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सारे मानों को रखिए, 1/f। f क्या है इसमें, f आपने देखा अभी कितना था, 10 था, 10, वो भी प्लस में था क्योंकि वास्तव में जा रहा था वहाँ पे। उसके बाद 1/v क्या है, v, तो 1/v क्या है बताइए, तो v आपको निकालना है, माइनस 1/u बताइए कितना है, 1/u है 20, इसको उधर बुला लीजिए, तो 1/10 प्लस 1/20 बराबर 1/v। इधर देख लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 20, तो यहाँ 2 का गुणा होगा, 10 दूनी 20, तो 2 हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा, 1। गलत कर रहे हैं क्या कहीं हम लोग, हाँ एक चीज़ गलत कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग। यू का चिन्ह किस में रखना है, माइनस में। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन और बढ़ेगा अब यहाँ पे। इसको हटाइए, यहाँ पर एक लाइन और देखिए, अब इसको भी हटा दीजिए। देखिए इधर अब 1/10, ये क्या हो गया जी, चलिए देखिए इधर, तो ये हो गया आपका 1/10 बराबर 1/v बचा, और माइनस माइनस हो गया प्लस 1/20। अब जब आप इसको इधर बुलाएंगे तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20, और बराबर क्या बचेगा, v, 1/v बचेगा। यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा 20, तो यहाँ पे 2 का गुणा होगा ना, तो 2 1 कम 2 और माइनस 1 बराबर 1/v। तो ये बचा आपका 1/20 बराबर 1/v। आप तिरछा गुणा करा दीजिए तो आपका आ जाएगा v बराबर, प्लस में आया आपका 20 आंसर। ध्यान दीजिएगा, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 20 सेमी दूरी पर बनेगा। किस साइड में, लेंस के पिछले साइड में, ठीक है। इसीलिए इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहा गया है, क्योंकि वास्तव में जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया आपका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब 20 सेमी दूरी पर, 20 सेमी दूरी पर वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा जी, वास्तविक बनेगा, हो जाएगा। तो ये तो आपको पता चल गया। अब आपको प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी है, तो आपने एक आवर्धन का सूत्र याद रखना है। तो आवर्धन बराबर, आपने सूत्र पढ़ा था, आवर्धन बराबर क्या पढ़ा आपने, I/O। जब आपने I/O पढ़ा था तो इसी के बराबर आपने V/U भी पढ़ा हुआ था, V/U पढ़ा था। सारे मानों को इसमें झोंक दीजिए फटाफट। I का मान क्या है निकालना है आपको, जो O है, O आपने देखा ऑब्जेक्ट 5 सेमी लंबा था, और देखिए आपने उसको ऊपर रखा था ना, ऊपर की साइड में रखा था, यहाँ पे कहाँ पे, ये देखिए, ये ऊपर की साइड में आपने रखा था ना उसको, इसीलिए जो आपका ऑब्जेक्ट है वो प्लस चिन्ह में रहेगा। उसके बाद आप देखिए पीछे की साइड में, इधर देखिए, जो आपका V था, V आपने अभी निकाला, प्लस में 20 आया, और U जो है आपका माइनस में कितना आया, 10 आया। कितना था जी U भी तो 20 था ना, 20, एक मिनट, गलत कहाँ लिख रहे हैं जी हम, U भी आपका 20 ही था, 20 रखिए, परंतु चिन्ह क्या था उसका, माइनस था,
तो क्या हो गया जी, ज़रा देखिए तो I/5 और बराबर कट गया तो आ गया -1, तो I बराबर आपका आ गया 5 एकम -5 सेंटीमीटर। ये किसकी लंबाई है? प्रतिबिंब की। और बताइए सीधा बना होगा कि उल्टा? बताइए ऊपर की साइड में बना होगा कि नीचे? देखिए आप जब एक्सिस बनाते हैं तो एक्सिस में आप नीचे की दूरियों को ऋणात्मक लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो नीचे ऋणात्मक लेते हैं, इसका मतलब वो नीचे बना हुआ है, याद रखिएगा। तो कहेंगे आप उल्टा बना हुआ है, सीधा नहीं। कैसा बना हुआ है? उल्टा बना हुआ है। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा जी? उल्टा। ये सब बातों को हम लोगों ने पहले ही तो देख लिया था। कहाँ पे? देखिए यहाँ पर हमने सब कुछ देख लिया। प्रतिबिंब हमारा उल्टा बना हुआ था, वस्तु आपने सीधी रखी थी। कहाँ पे जाके मिला था? 2F2 पर जाके मिला था, 2F1 पर आपने रखा था, तो वास्तविक बना उल्टा बना था, वस्तु के बराबर बना हुआ था। देखिए वो वस्तु के बराबर भी तो बना हुआ है। 5 सेमी आपकी वस्तु थी और आपने उतना ही तो बनाया इसको। 5 सेमी की इसकी भी लंबाई है। ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया सवाल था और आपको 4 नंबर दिलवा के जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिए। सारे मानों को इसमें चिन्ह सहित रखिए, आपका आंसर अपने आप सही आएगा। सारे मानों को रखिए आप चिन्ह सहित, ठीक है। प्लस है तो प्लस में रखिए, माइनस है तो माइनस में रखिए। और यहाँ से ये वाले पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखिए, ये जो मैंने चतुर्थांश बताया, चतुर्थांश आप ध्यान में रखेंगे तो आराम से आपका बन जाएगा। इधर साइड माइनस होता है, इधर साइड प्लस, ऊपर साइड प्लस, नीचे साइड माइनस, इसीलिए लेंस के इधर जो भी लिया गया सब माइनस लिया गया और उधर वालों को प्लस। और चूंकि यहाँ पे आपका F2 पे जाके मिल रहा था, इसीलिए इसको चिन्ह में प्लस लिया गया, फोकस दूरी, याद रखिए। अभी अगर यहाँ पे आ रहा होता जैसे अवतल लेंस में आता तो उसको माइनस लेते, अवतल लेंस में आता तो उसको माइनस ले लेते, हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आज का सवाल। अभी और सवाल मिलेंगे तो मैं इसको कराऊंगा और मैं आपके लिए कल की क्लास इस पर लेकर आऊँगा कि ये लेंसों पर और दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उनकी स्थितियों की जांच हम लोग करेंगे और उन्हें ट्रिक के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम कल की क्लास में। आज का आपका होमवर्क है, घर से करके आना है। कल की क्लास में मैं इसका ऑपरेशन करने वाला हूँ। ओम का नियम क्या है, विद्युत परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन कैसे करेंगे। फिर नीचे का है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो वह किस प्रकार का लेंस होगा और उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए आसान सवाल है, बढ़िया सवाल है, आप इसको लगाइए और फिर हमें बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो मिलते हैं कल की क्लास में। टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।